नमस्कार, मैं हूँ रेखा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रज्ञा? जी रेखा जी, प्रत्येक सूर्योदय इस बात का प्रमाण देता है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, कुछ क्षण बाद उजाला हो ही जाता है। शांत, सुखद एवं सुनहरे दिन की मंगल कामनाओं के साथ आपको प्रातःकाल नमन। बिल्कुल सही कहा आपने प्रज्ञा। और जैसा कि जब हम नए दिन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश अपने तरफ से ये होनी चाहिए कि हम एक दिन की इस तरीके से शुरुआत करें, एक शांत मन के साथ शुरुआत करें, ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो मुकम्मल हो जाए। और ऐसे में जो तमाम महापुरुष हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने चंद बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे हम इस कार्यक्रम में आपको बताने की कोशिश करते हैं, अनमोल वचन के माध्यम से आपको दिखाते हैं, ताकि उन तमाम चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए, उसे अपने मन में, केवल अपने मन में नहीं बल्कि अपने जीवन में ढालिए। तो आइए देखते हैं और ये जानते हैं कि क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आप हमारे बीच है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल किशन कुमार शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। बहुत सारी बातें आपके माध्यम से हम जानेंगे, हमारे दर्शक जान पाएंगे किस तरीके से भारतीय डाक ने अपने आप को विस्तारित किया है। कई सारी योजनाएं हैं जो आपके माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो क्यों ना प्रज्ञा हम लोग बातचीत की शुरुआत जी करें? बिल्कुल रेखा जी। सर, पहले तो आपका नमस्कार हमारे कार्यक्रम में। सर, भारतीय डाक सेवा की बात की जाए तो जो सबसे पहली जो छवि आती है वो एक डाकिये की है। और एक दौर था जब पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय खत और लिफाफा ही सुख दुख के कहानियों और प्रेम और भावनाओं का एक अकेला माध्यम हुआ करती थी। लेकिन संचार क्रांति ने इस पे असर ज़रूर डाला है, लेकिन आज भी जो गरिमा है डाकघर की उसने अपना बरकरार रखा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरे विश्व में भारत डाकघर का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जी। पूरे भारत देश में हमारे पास अब करीब 1,60,000 पोस्ट ऑफिस हैं और उस 1,60,000 में 90% है वो ग्रामीण इलाकों में है। जी। तो 1,60,000 की बात करें तो 25,000 के आसपास हमारे डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं और बाकी सब हैं जो ग्रामीण डाक के लिए हैं। तो अगर देखें तो हमारा एक विशेष स्थान है विश्व में भारतीय डाक का 1,60,000 के साथ में। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो रेवोल्यूशन आया, आईटी और टेलीकॉम जो रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से भारतीय डाक के काम करने का जो एक तरीका है और जो उनका काम करने की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो भी बहुत चेंज हुई हैं। लेकिन मेरे को एक बात लगती है वो बहुत अच्छी है इसमें कि भारतीय डाक ने अपने आप को इसके साथ साथ बदलाव किया है। जो क्रांति आई है आईटी की या दूरसंचार में, उसको हमने देखते हुए उसके साथ अपने आप को मिलाते हुए हमने उसके साथ में आगे चला है। मेरे को बहुत अच्छा होता है ये बताते हुए कि 2018 में भारत के राष्ट्रपति के हाथ से भारतीय डाक को आईटी में काम करने के लिए पुरस्कार मिला है। और वो मिला है कि जो हमारे सारे 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं वो नेटवर्क्ड हैं मतलब कि वहाँ पे डिवाइसेस हैं, वहाँ पे लोग कंप्यूटर में या किसी डिवाइस पे काम कर रहे हैं और उनका जो सारा काम है वो आईटी सिस्टम के माध्यम से सेंट्रल डेटाबेस में जाता है। तो ये जो नेटवर्क्ड हमारा 1,55,000 का था उस वक्त, वो बहुत एक अभी स्ट्रॉन्ग हमारे पास भारत सरकार के पास और जनता के पास एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो बहुत काम कर रहे हैं आजकल। अभी हम आगे और इस पे बात करेंगे धीरे धीरे। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से भारतीय डाक ने अपने आप को विस्तारित किया है,
कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम भूमिका सरकारी योजनाओं की भी हो जाती है किशन जी। यदि हम बातचीत करें केंद्र सरकार की कुछ पॉलिसीज़ की, केंद्र सरकार की कुछ चलाई जा रही योजनाओं की, जिसने कि भारतीय डाक सेवा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, तो किनका जिक्र करना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा वो प्रश्न है। इस बारे में मैं कहूँगा कि ये जो 1,60,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं देश में, वो सभी सरकार से जनता तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, और जिसको हम अंग्रेजी में कई बार बोलते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए अभी अगर आपने रिसेंट बजट माननीय वित्त मंत्री ने जो दिया है, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सभी के लिए प्रस्तावित की हैं, और वो हो जाएंगी कि जो मंथली इनकम स्कीम है उसकी लिमिट बढ़ा दी है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट की जो लिमिट है वो 30 लाख कर दी है। इसी तरह से एक नया महिला बचत पत्र आ रहा है। ये सभी चीज़ें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लास्ट जो पर्सन है उस तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इस वक्त जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम होती है, जो POSB हम बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, उसका जो कि एक सरकारी स्कीम होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे भारतीय डाक उसको सभी लोगों को देती है, जिसमें सेविंग्स बैंक होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, और कुछ सर्टिफिकेट्स जैसे कि KVP, IVP, NSC वगैरह होते हैं। ये सभी कुछ चीज़ें टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और कुछ चीज़ें सभी जनता के लिए एक बहुत ही सुरक्षित, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि कभी कभी हम सुनते हैं कि कोई और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कुछ वो लोगों को दिक्कत आती है, वो लोग अपना डिपॉजिट्स में कुछ उनको उनके लोन ना वापस आने की वजह से। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक है वो बिल्कुल सरकार द्वारा सभी जन के लिए बहुत ही सुरक्षित, मतलब उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो सॉवरन स्कीम्स हैं। तो बहुत लोग हैं जो इसमें डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस वक्त हम शायद भारतीय बैंकिंग उसमें केवल SBI के बाद में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में है। तो और हम लोग अगर बताएं तो करीब 25 करोड़ अकाउंट पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में हैं, जो अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, और करीब करीब 50 लाख ट्रांजैक्शंस डेली होती हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एक जैसे कि योजना है, जिसमें भारत सरकार और डाक विभाग मिलकर सभी लोगों के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक उसका जरिया है, उसका माध्यम है। और मेरे को लगता है कि जो जिस तरह से भारत में ग्रोथ हो रही है, सब लोगों की इनकम बढ़ रही है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा सुरक्षित, मतलब आपको इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। जिस दर पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलना चाहिए उस अवधि में ये वापस आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि इसके अलावा जो भारतीय डाक है वो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करता है जी। मैं जैसे बताऊं कि अभी बिहार में भी और पूरे देश में आधार के लिए एनरोलमेंट या फिर उसमें आपको अपना अपडेशन कराना है, वो भारतीय डाक के सभी पोस्ट ऑफिस, काफ़ी पोस्ट ऑफिस में ये हम लोग कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि आधार तो आपको पता है कि सभी लोगों को करीब करीब मिल गया है भारत में, लेकिन आपने अपना एड्रेस चेंज किया, आपको 5 साल के बाद अपना बायोमेट्रिक लगाना है, आपको 15 साल के बाद अपना फिर से फ़ोटो और वो सब अपडेट करना है। या फिर देखिए भारत में अभी इतनी प्रगति हो रही है कि सब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्य के लिए या अपने जीविका के लिए जाते हैं। जैसे बिहार से बहुत सारे लोग साउथ में और कहीं कहीं काम के लिए जाते हैं। उन सभी के लिए अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, उसकी आधार के लिए आपको ज़रूरत है, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे आधार अपडेशन सेंटर है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले। अगर आपको थोड़े दिन पहले पता हो कि जब पासपोर्ट सेवा केंद्र पोस्ट ऑफिस में नहीं होते थे तो
मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, बिहार में केवल एक पासपोर्ट जी। ऑफिस है पटना में, और सभी लोगों को बिहार में अगर पासपोर्ट चाहिए तो पटना आना पड़ता था। लेकिन जो हर डिस्ट्रिक्ट में विदेश विभाग और भारतीय डाक विभाग ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि किसी भी व्यक्ति को अपनी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा नहीं जाना पड़े। तो अभी बिहार में 35 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, और वो पासपोर्ट सेवा केंद्र सभी अपने ऑनलाइन जो भी विदेश विभाग की जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है या उससे जो वो जो जिनको एप्लीकेंट हैं, जिनको उसमें पासपोर्ट अप्लाई करना है, वो लोग उसमें जाकर अपनी जगह को चुन सकते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाके अपनी पासपोर्ट की एप्लीकेशन या उनको कुछ रिन्यूअल कराना है या कुछ और उसमें सर्विसिंग की ज़रूरत है वो कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि भारतीय डाक की जो उपयोगिता है, जो उसकी रेलेवेंस है, वो इसी में है कि हम सभी के बहुत नज़दीक हैं जी। और अभी आईटी की वजह से हम पूरी तरह से उसमें योग्य हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें भारतीय डाक को अभी भी एक स्थान देती हैं आजकल के आईटी रेवोल्यूशनाइज्ड, टेलीकॉम रेवोल्यूशनाइज्ड वर्ल्ड में, और हम अभी भी उतने ही इसमें काम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सर आपसे बात करके लग रहा है कि काफ़ी कुछ डाकघर में हो रहा है और आज के ज़माने में डाकघर कदम से कदम मिला के आगे चल रहा है। सर जी बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी सारी चीज़ों में जैसे पहला हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो समृद्धि योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत की, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे को लगता है कि इस वक्त भारतीय डाक की वो सबसे बहुत ही अच्छी और उपयोगी योजना है। जी जितने भी नए बच्चे बच्चियाँ जी जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उन लोग के पेरेंट्स इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलता है, और जब जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्ची है, जब वो 18 साल की होती है तो वो जो पेरेंट्स हैं वो उसकी एजुकेशन के लिए कुछ उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, और जब वो 21 साल की होती है तो उसको वो अकाउंट को बंद कर सकते हैं। इस बीच में अगर कुछ ऐसा दुर्भाग्य से कुछ और ज़रूरत है तो उसके लिए भी उस अकाउंट में से विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स को बीमारी हो जाए या बच्चे को कुछ इलनेस हो जाए। इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा है सरकारी स्कीम्स में, और उस वजह से बच्चे के लिए जो कि भारत के हिसाब से हम समझते हैं कि 2 वक्त बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चे 12th करके किसी प्रोफेशनल एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करते हैं, और दूसरा जब शायद उनके शादी विवाह के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त के लिए ये योजना को प्रधानमंत्री द्वारा और वित्त विभाग द्वारा बनाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना अभी मेरे को लगता है कि सभी पेरेंट्स को अपने जिनके यहाँ बच्चियाँ हैं उनको उनके लिए करनी चाहिए, और बहुत ही कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। केवल 250 रुपये अगर आप जमा करते हैं 1 साल में कम से कम, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है 250 रुपये किसी भी पेरेंट्स के लिए आजकल शायद बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनको उन बच्चियों के भविष्य के लिए ये करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 हर वर्ष कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी योजना है जिससे कि अगर आप 15 साल तक करते हैं तो बहुत एक अच्छी रकम आपको बच्ची के लिए मिलती है, जो आप उसके भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि इस वक्त हमारा सारा जो ध्यान है वो इसीलिए है कि हम जो भी बच्चियां हैं जो एक्चुअली जो अभी मतलब हॉस्पिटल्स में हम कई बार सुकन्या समृद्धि खोलते हैं, तो जैसे ही बच्ची का जन्म होता है हम कोशिश करते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको बताएं कि ये योजना है, आप अभी से शुरू करिए, और उनको टैक्स भी सेव होता है उसमें अगर वो लोग टैक्स पेयर हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। इस वक्त मेरे को लगता है कि सभी के लिए बहुत उपयोगी है, और जिन बच्चियों के पेरेंट्स को अगर ये नहीं पता है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप इसकी डिटेल लीजिए, किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके इसको आप ओपन कर सकते हैं। सर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो जो डाकघर है वो सबसे पुराना अभी तक माना जाता है, और ख़ास बात यह है कि जो मिनिस्ट्री डेप्ट
पोस्टल डेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ PNT अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ को लाइव कवरेज देती है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अभी 1 फरवरी कुछ दिन पहले ही 140वें साल में प्रवेश किया है। तो मेरे को लगता है कि शायद ये भारत की तो सबसे पुरानी इंश्योरेंस स्कीम है ही, विश्व में भी इसका शायद ही कोई मैच होगा। तो ये सबसे पहले शुरू की गई थी सरकारी कर्मचारियों के लिए कि जो लोग काम करते हैं उनको कुछ रिस्क कवरेज इंश्योरेंस के लिए। और अभी जो भारतीय डाक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या डाक जीवन बीमा हम उसको बोलते हैं, 2 मेन ग्रुप्स में करते हैं। एक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पहली बार शायद किसी जगह पर किसी देश में रूरल एरिया के लिए सेपरेटली एक लाइफ इंश्योरेंस की जो एक सोच थी उसको किया गया। और ये मेरे को लगता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो इतना अधिकतर रूरल एरिया में है, तो उसके इसकी स्ट्रेंथ उसको देखते हुए शायद ये सोचा गया था। और ये दोनों स्कीम अभी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। ये स्कीम्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेगुलेशन में आती हैं और डायरेक्टली डाक विभाग द्वारा एक जो उनका अपने एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनके एजेंट हैं उनके थ्रू इसको हम लोग करते हैं। 50 लाख रुपए तक हम इसमें इंश्योरेंस ले सकते हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग जो सरकारी या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी PSU में काम करते हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही इसको हमने एक्सपेंड किया है प्रोफेशनल्स के लिए, और अभी थोड़े 1 महीना पहले हमने इसको एक्सपेंड किया है ग्रेजुएट्स के लिए। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो लोग एलिजिबल हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और इसी तरह की स्कीम जो है रूरल एरिया के लिए भी है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो एजेंट का जो कमीशन है वो बहुत कम होता है, और इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो जो इंश्योरेंस लेते हैं उनके लिए बहुत कम होती है। तो मेरे को लगता है कि सबसे कम प्रीमियम पे सबसे अधिक बोनस के साथ एक इंश्योरेंस कवरेज जो भारतीय डाक विभाग अब करीब करीब सभी को दे रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा इसमें वो है। इसके अलावा इसमें कुछ स्कीम्स हैं, महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, युगल सुरक्षा है, और जो एक टिपिकल होता है कि होल लाइफ और एंडोमेंट मतलब कम साल के लिए, उसके लिए ये स्कीम है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि मैंने बताया कि 140वें साल में है, और काफ़ी इसमें हम प्रति वर्ष इसका जो हमारा कॉर्पस है वो बढ़ रहा है। और मेरे को लगता है कि जो हमारी इंश्योरेंस क्लेम जो हम चाहे वो मैच्योरिटी हो या किसी अदर तरह की क्लेम हो जो कि मृत्यु के बाद होते हैं, हमारा वो करीब करीब सब चीज़ें बहुत अच्छे और द्रुत गति से ये सब चीज़ें आजकल हम लोग इसको कर पा रहे हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 2012 में हमने कंप्यूटराइज्ड किया, जैसे कि बाकी और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है या और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी लाइफ इंश्योरेंस करती हैं। जैसे उन लोगों ने अपना IT सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया है, हम लोगों ने भी भारतीय डाक ने कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन इसमें इम्प्लीमेंट किया है, और उसकी वजह से आप कहीं भी प्रीमियम दे सकते हैं, कहीं से भी पॉलिसी ले सकते हैं, कहीं पे भी आप अगर उसमें लोन लेना है या उसका कुछ और सर्विसिंग करना है, आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, बैंक डिटेल अपडेट करना है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि भारतीय डाक ने इसी सर्विस के हिसाब से कि जैसे बाकी इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, भारतीय डाक ने भी उसमें ये काम किया है। कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन सेंट्रल सॉल्यूशन है IT का, और उसकी वजह से काफ़ी ये फास्ट और कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, कहीं से भी आगे इसमें काम कर सकते हैं। तो ये एक मेरे को लगता है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही बहुत ही उपयोगी स्कीम है। भारतीय डाक आपकी वजह आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो उपयोगी हैं, जो कि बाकी लोगों कंपटीशन के हिसाब से भी अच्छी हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि जिसकी वजह से मैं आज बता पा रहा हूँ सभी को कि आप इसको यूज़ करिए, और ये बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट, इंडस्ट्री
कंटेम्प्रेरी स्कीम्स हैं हमारे पास इसको आगे चलाने के लिए। जी, जब हम भारतीय डाक सेवा की बात करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके विषय में आपने बताया। एक स्कीम के तहत नारा दिया गया था, आपका बैंक आपके द्वार। 2018 में जिसकी शुरुआत की गई थी, यदि हम जिक्र करें तो इंडियन पोस्टल बैंक की शुरुआत की गई थी 2018 में, और हर लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी थी। ये इस नारे के तहत आपका बैंक आपके द्वार, लगभग हर लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी थी। तो इसके विषय में मैं जानना चाहूँगी कि आज ये जो नारा है कितना सार्थक रहा, कितने लोग इस बैंक से जुड़े और किस तरीके से इस नारे के तहत भारतीय डाक सेवा ने अपना कार्य किया है। देखिए ये मैं कहूँगा कि जैसे लेटेस्ट किड ऑन द ब्लॉक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 2018 में पूर्णतः चालू हुआ। जी। देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज है सर्विसिंग के लिए, लेकिन सारे पोस्ट ऑफिस, डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस और जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके थ्रू ये हम लास्ट कस्टमर को सर्विस करते हैं। तो ये एक मेरे को लगता है कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जो मैं पहले बता रहा था उसमें था कि जो डिजिटल बैंकिंग है वो थोड़ा सा कम था। उसमें कुछ ऐसी बात थी कि जो हम लोग उसमें अपने को समझते थे कि लिमिट हो गई है, जैसे कि हम उसमें करंट अकाउंट नहीं खोलते थे, उसमें NEFT RTGS उस वक्त नहीं होता था, अभी होने लगा है। तो वो सब कमी को देखते हुए और जो उस वक्त एक नई चीज़ शुरू हो रही थी उसका एक इम्पैक्ट था कि भारतीय डाक इसमें क्या कर सकता है। तो भारतीय डाक ने उस वक्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से ये काम शुरू किया पेमेंट बैंक का। RBI ने एक नई तरह के बैंकिंग की शुरुआत करी जो पेमेंट बैंक, कुछ और प्राइवेट पेमेंट बैंक भी शुरू हुए जैसे पेटीएम, एयरटेल एट्सेट्रा। उस वक्त भारतीय डाक का जो रेगुलेटेड बैंकिंग है उसमें पहली बार कदम रखा पेमेंट बैंक के माध्यम से। तो पेमेंट बैंक में है कि लिमिटेशंस है कि आप 2 लाख रुपए तक अपना बैलेंस रख सकते हैं, आप जो लोन नहीं मिलता है इसमें, जो डिपॉजिटर्स हैं उनको लोन वगैरह की सुविधा नहीं है। तो पेमेंट बैंक RBI के रेगुलेशन में काम करता है और लिमिटेड काम करता है। तो ये एक लगता है कि बहुत ही इनोवेटिव वे हुआ जब भारतीय डाक ने IPPB की शुरुआत करी। IPPB का जो अकाउंट है और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का अकाउंट है वो दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्वाइप इन स्वाइप आउट। तो अगर आपका पेमेंट बैंक में 2 लाख से ज़्यादा पैसा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में चला जाता है। और अगर आपने IPPB से कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसमें आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और उस अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, तो ये आपके लिंक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से वो पैसा ले लेता है। और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के कस्टमर्स हैं वो लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं, वो लोग आपका NEFT RTGS इसके माध्यम से IPPB के माध्यम से कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं यहाँ पे कि IPPB का जो शुरुआत है, जो उसकी बेस है, उसमें था कि वो आधार से लिंक होकर eKYC के थ्रू अकाउंट ओपन होता था। जैसे कि कुछ अच्छे बैंक उस दौरान शुरू हुए थे और उन्होंने आधार के ऊपर अपना eKYC शुरू किया था। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज़ द डिजिटल बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट। ये डिजिटल बैंक है जो कि एक स्मॉल मोबाइल फ़ोन के द्वारा या फिर हमारी जो ब्रांचेज हैं उसमें काउंटर पे जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो नारा है आपका बैंक आपके द्वार, ये इसी वजह से है कि जो हमारे करीब करीब 3 लाख कर्मचारी जो कि सभी के पास जाके काम करते हैं, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक हैं, हमारे पोस्टमैन हैं, ये सभी लोगों को मोबाइल फ़ोन दिया गया है और ये IPPB की ऐप के माध्यम से आपके घर के द्वार पर आपको बैंकिंग सर्विस देते हैं, चाहे वो डिपॉजिट लेना हो, विड्रॉल देना हो या कुछ और काम हो। एक मेरे को लगता है कि कोरोना काल में जबकि पूरा देश, पूरा विश्व उससे जूझ रहा था, केवल बिहार में उस पीरियड में
1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आईपीपीबी की ऐप के माध्यम से भारतीय डाक के जो ग्रामीण डाक सेवक और पोस्टमैन हैं, उन लोगों ने सभी लोगों को जिसने वो रिक्वेस्ट करा, किसी भी बैंक अकाउंट से, आपको केवल आईपीपीबी का बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, आपका एसबीआई में अकाउंट है, कैनरा बैंक में अकाउंट है, इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है, किसी भी अकाउंट से आपको 500, 1000, 2000 रुपये निकालने हैं, तो वो आप इसमें रिक्वेस्ट करके हमारा जो पोस्ट ऑफ जो एम्प्लॉय है उसने जाके घर पे वो पैसा दिया। आपको उस वक्त ज्ञात होगा कि एटीएम बंद थे, पूरा लॉकडाउन था, लेकिन भारतीय डाक ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ के माध्यम से ये एक ऐसी सर्विस करी जो कि मेरे को लगता है कि आईपीपीबी के माध्यम से भी हो पाई। तो आईपीपीबी एक डिजिटल बैंक है। अभी तक 5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं इसमें ऑल ओवर इंडिया, और बिहार का इसमें विशेष स्थान है कि हमने पहले 3 साल में ही करीब 98 लाख अकाउंट खोले थे बिहार में। तो ये एक मेरे को लगता है कि बिहार ने आईपीपीबी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे हमारा योगदान भी उसमें बहुत अच्छा है। हम उस वक्त पूरे देश में अग्रणी स्थान पर थे आईपीपीबी के इम्प्लीमेंटेशन में, और सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने बताया 1000 करोड़ रुपया केवल बिहार में पेमेंट हुआ है। तो ऑल ओवर इंडिया तो इसको देख के मेरे को लगता है कि जो भारतीय डाक की उपयोगिता है, जो इसके नेटवर्क, इसके जो सब कर्मचारी हैं, उनका जो एक आपने शुरू में बताया था कि थोड़ा एक स्नेह है, और डाकिया आता है तो पहले पत्र लाता था, अब पैसे भी लाता है। तो ये एक मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हम लोगों ने करा है। इसमें अलग अलग चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ आईपीपीबी में करा है कि उन्होंने आधार से इंटीग्रेट करके एक लाइट एप्लीकेशन अपने मोबाइल ऐप में डाल दिया है। तो आपको अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है आधार में, वो आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं, और वो हम डोर स्टेप पे भी कर सकते हैं। देखिए, आजकल आधार का जो उपयोग है वो ओटीपी वगैरह के लिए बहुत बार इस्तेमाल होता है। आपका मोबाइल नंबर आधार में अपडेटेड होना एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कई बार आपको पता नहीं लगता मैं कैसे अपडेट करूं, या आपका मोबाइल नंबर पूरा चेंज हो गया, पुराना मोबाइल नंबर नहीं है जिसमें आप ओटीपी देख के अपडेट कर पाएँ। उस स्थिति में बायोमेट्रिक अपडेशन से आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, नया मोबाइल नंबर। तो आपका आधार नंबर बायोमेट्रिक अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो आपका जो नया मोबाइल है वो उसमें हम डाल सकते हैं। वो एक सर्विस है जो कि बहुत अच्छी शुरू की है आईपीपीबी के माध्यम से। और जो फुट सोल्जर्स हैं, जो कि ज़मीन पर लोग हैं, वो तो भारतीय डाक के ही लोग हैं, ग्रामीण डाक सेवक और जो पोस्ट ऑफिस हैं, तो वहाँ पे बैठ के लोग ये काम करते हैं, जाके जन जन के दर पे जाके ये काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आईपीपीबी के माध्यम से जो पेमेंट बैंक है उसका मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन सभी की सुविधा के लिए वो आईपीपीबी के माध्यम से भारतीय डाक ने किया है। और जैसे कि मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा बैंक है जो कि शायद इस साल या अगले साल तक ब्रेक इवन करने लगेगा। एक नया बैंक जो कि अभी केवल 5 साल होंगे इसको, सितंबर 18 में ये शुरू हुआ था, तो अभी तो ये 5वीं वर्षगांठ थोड़ी सी 8 महीने दूर है। तो ये मेरे को लगता है कि अगले 1-2 साल में ये अपने पैरों पे खुद चलने लगेगा। और जो एक सरकार की एक ऐसी मंशा है कि सभी के द्वार पर डिजिटल बैंकिंग शुरू हो, उनको सभी को इसका मौका मिले और वो हो, तो वो अच्छा है। कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, एग्जैक्टली 15 सेकंड में आपका अकाउंट खुल जाता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो किस किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं, और आप किस तरीके से इससे लड़ रहे हैं ताकि लोगों को भारतीय डाक सेवा की तमाम योजनाओं का फ़ायदा मिल सके? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये चुनौतियां तो रहती ही हैं, और हम लोग इतने बड़े नेटवर्क पे इसको चला रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक चुनौती है। 1,60,000 करीब लोकेशंस हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, और भारतीय डाक के बारे में तो हर जो नागरिक है, जो हर जन भारत में रहता है, वो हमारा कस्टमर है। उस तक पहुंचना, उसकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को खरा उतरना, उस पर खरा उतरना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो मोनोपोली है, जो केवल हम देते हैं। हमारे पास सारी सर्विसेज अभी इस तरह की हैं जिसमें हमारे पास बहुत कंपटीशन है।
चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, डिजिटल बैंकिंग हो, या फिर मेलिंग सर्विसेज हो, पार्सल है या कुरियर है। कुरियर बाहर से के भी हैं, इंडिया के विद इन कंट्री भी कुरियर्स हैं। तो हमारा जो मानक है वो ऐसा नहीं कि हम अपने आप तय करके खुद ही उस पर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा मानक है वो इंडस्ट्री तय कर रही है और कस्टमर्स के पास चॉइस है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जो कस्टमर्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्विस चाहिए उनको। आजकल कोई भी किसी जगह पर नहीं जाके सर्विस लेना चाहता है। जैसे कि मैं खुद बोलूँ तो मैं बैंक नहीं जाता हूँ अगर मेरे को बैंक की सर्विस चाहिए। कोई भी लगता है कि पोस्ट ऑफिस भी नहीं आना चाहता है कि मेरे को केवल एक विड्रॉल के लिए, डिपॉजिट के लिए, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट बुक करने के लिए पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है। तो वो एक नया एक है, ये जैसे जैसे वातावरण बदलता है उस हिसाब से। तो वो हम एक चैलेंज है जो हमें करना है, उसमें हम आईटी की मदद ले रहे हैं। तो जितना हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले करीब 10 साल में हमने सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस सेंट्रल लेवल पे डिपार्टमेंट वाइड पूरे डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट किया है। तो इस वक्त अगर मैं बताऊं तो भारत सरकार के मदद से उनकी जो एक फाइनेंशियल प्लान स्कीम के तहत भारतीय डाक ने आईटी प्रोजेक्ट 2012 इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें सारे सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं। उसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जो पीओएसबी के लिए है, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो कि पीएलआई के लिए है, और बाकी सब बचे हुए सॉल्यूशंस को हमने हम उसको बोलते हैं कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, जो कि सैप पर है। ये तीनों बहुत सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस हैं जो हमने पिछले 10 साल में इम्प्लीमेंट किए हैं, और इसकी वजह से हम जितने भी ग्राहक हैं उनको तुरंत से एक अपडेटेड सर्विस देते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो जैसे बैंक में है आप कहीं भी पैसा जमा करा सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, एटीएम में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज वो लोग देते हैं। इसी तरह से पीओएसबी में भी आप अपना अकाउंट खोल के किसी भी पोस्ट ऑफिस से उसको आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट अगर पटना में है, आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। आपको एटीएम कार्ड मिलता है, आप एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे हम उसमें एनईएफटी और आरटीजीएस और उस तरह की सारी उसमें सुविधाएं ला रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि चुनौती है ग्राहकों की अपेक्षाओं को मिलना, उसको अचीव करना। और इसके अलावा इतने लोग हैं हमारे, करीब 5 लाख से ज़्यादा भारतीय डाक में लोग काम करते हैं। तो वो एक चैलेंज है कि कैसे हम उनको ठीक ट्रेनिंग दे पाएँ, उनसे काम ले पाएँ, उनको एक अच्छा वातावरण दें, जिससे कि जो लास्ट पर्सन जो सर्विस कर रहा है वो एक अपने आप में उसको चैलेंज रहता है कि हम कैसे उसको मीट करें। नई नई सर्विसेज हम इसमें सोचते हैं कि हम शुरुआत करें भारतीय डाक के माध्यम से। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मेलिंग सर्विसेज में भारतीय डाक ने बहुत काम किया है। हम बड़े बड़े कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। तो जैसे आपने शुरू में बताया कि शायद पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय तो नहीं है अब उतने, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो पूरे देश भर में हम करीब करीब 30 लाख से ज़्यादा पर डे हम स्पीड पोस्ट हैंडल करते हैं, जो अकाउंटेबल मेल है। और ऐसे कुछ कस्टमर्स हैं जो कि हमारे पास डेली बहुत बड़ा वॉल्यूम देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन आपका इलेक्शन आईडी कार्ड भेजता है, वो काम हम लोग करते हैं कि आपको आपका इलेक्शन आईडी कार्ड टाइम पे मिले। हमारे जो कस्टमर्स हैं उसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ये सब लोग भी हैं। तो जो लास्ट पर्सन तक, गांव तक या किसी दूर प्रदेश में भेजना होता है तो वो हमारे ही माध्यम से, और हम उनको पूरा आईटी इनेबल्ड एनवायरनमेंट से पूरा डाटा शेयर करते हैं। और अगर आपने कभी रिसेंटली स्पीड पोस्ट बुक किया हो या रजिस्टर लेटर बुक किया हो और आपका फ़ोन नंबर अगर उसमें है, तो आपको जो अपडेट मिलता है कि आपका आर्टिकल अभी इधर पहुंच गया है, फिर यहाँ पे जा रहा है, अब पोस्टमैन लेके निकल गया डिलीवर के लिए, वो सब तरह की जो एक इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो हम देते हैं। तो यानी कि पोस्ट ऑफिस ने अपने आप को पूरी तरीके से अपडेट करके रखा है। सर, बहुत सारी बातें हमने पोस्ट ऑफिस के विषय में की हैं, किस तरीके से स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तमाम विषयों पे हमने बातचीत की। यदि आपकी लाइफ जर्नी के विषय में हम बात करना चाहें,
इसे किस नज़र से देखते हैं आप, क्योंकि पूरा का पूरा समय दफ्तर में जाता है, एक लंबा समय आपने दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, एक लंबी जर्नी तो है, करीब 32 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे को भारतीय डाक में। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी शुरुआत दिल्ली में, मैं दिल्ली का हूं, वहीं पर मैंने अपनी पढ़ाई करी है और भारतीय डाक को ज्वाइन करने से पहले करीब 4 वर्ष तक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेक्चरशिप कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ाया था। 1990 में मैंने भारतीय डाक ज्वाइन करके फिर तब से अब 32 साल हो गए हैं। बीच में मैंने थोड़े दिन डेपुटेशन पर आधार में, जब आधार शुरू हुआ था तो मैं बेंगलोर में आधार में काम करता था, डेपुटेशन 5 साल, और 2 साल के लिए कर्नाटक सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी डेपुटेशन पर था। तो अभी पिछले साल मई को मैंने यहाँ पर बिहार में HCPMG ज्वाइन किया है। तो जर्नी बहुत अलग है। मेरे पहली पोस्टिंग बॉम्बे में थी, उस वक्त बॉम्बे होता था 1992 में, और करीब 30 साल के प्रयास में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट अब हो गया है, वेस्ट, सब चारों कोनों में काम करके एक अच्छा अनुभव है कि किस तरह से एक सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट में जुड़कर हम अपना एक योगदान दे पा रहे हैं किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट एंड। जी सर। सर, पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट 23 सर्कल में डिवाइड है और आप उनमें से एक के चीफ रह चुके हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, ये एक पूरा जो देश है वो करीब करीब जितनी स्टेट्स हैं उसमें सर्कल है। तो जैसे बिहार एक प्रदेश है, उसमें डाक विभाग का एक सर्कल हम उसको बोलते हैं। तो जनरली कुछ छोटी जगह मिला के बनाई हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर एक प्रदेश और एक सर्कल है, और एक सर्कल का जो चीफ है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बोलते हैं। इसी तरह से बिहार में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 रीजन्स हैं अंडर दी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। एक पोस्ट मास्टर जनरल ईस्ट रीजन है, भागलपुर में है, और पोस्ट मास्टर जनरल नॉर्थ रीजन है, मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में अगर हम देखें प्रदेश के करीब आई थिंक 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हमारी यहाँ पर 25 पोस्टल डिवीजन्स हैं। और इसी तरह से हम नीचे जाते हैं, पूरे प्रदेश में अभी हमारे पास 9000 पोस्ट ऑफिस हैं बिहार में केवल। देश में तो आपको पता है 1,55,000 से ज़्यादा। ये 9000 पोस्ट ऑफिस, उसमें 1000 हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस और 8000 हैं ग्रामीण पोस्ट ऑफिस। तो ये पोस्ट ऑफिस करीब करीब हर ग्राम पंचायत से करीब 8000 के आसपास ग्राम पंचायत हैं बिहार में, और हमारे पास 8000 के आसपास ग्रामीण पोस्ट ऑफिस हैं। तो हमें लगता है कि हम एकदम मैप करते हैं करीब करीब कि जो जहाँ पे जो बिहार के लोग हैं कुछ और काम कराने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो बहुत सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। करीब 22,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बिहार में हमारे लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, और उसमें ग्रामीण डाक सेवक ज़्यादा हैं, करीब 15,000 के आसपास ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं उसमें। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी एक बटालियन है जो पूरे काम को चला रही है प्रदेश जी। कहीं ना की कहीं सेवा आपके माध्यम से बहुत सारी बातें हम जान पाए, और ये भी जान पाए कि किस तरीके से भारतीय डाक सेवा काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में दिन रात वो जुटी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, हमारा डिपार्टमेंट का मोटो है जो विजन है, अहिर्निश सेवा महे। अहिर्निश सेवा महे मतलब कि लगातार सेवा, विदाउट ब्रेक। तो मेरे को लगता है कि भारतीय डाक उसमें लगा हुआ है, और अहिर्निश सेवा में कि अपने लोगों, अपने जो हमारा एक तरह से नारा है उसके पीछे हम लोग सभी जन की बिहार में और पूरे देश में सेवा करने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं और पूरा काम करते रहेंगे।
हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप निरंतर इस तरीके से काम करते रहें और आपके माध्यम से जो लोग हैं वो लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे किशन कुमार शर्मा जी से। आप मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार प्रमंडल थे। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगा कार्यक्रम बिहार बिहार? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारे ईमेल एड्रेस से डायरेक्टर DD के Patna @gmail.com।